नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये बात तो बिल्कुल सच है कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को दबाने की कोशिश बार बार की जा रही है। क्योंकि जब मैं इस पूरी घटना का एनालिसिस कर रहा था बैठकर, तब मुझे इस घटना में बहुत सारे लूप होल्स ऐसे मिले जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि इस पूरी वारदात में संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है। जी हाँ, इस पूरी वारदात में और भी कई लोग शामिल हैं और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि हॉस्पिटल खुद इस मुद्दे को दबाने की कोशिश बार बार कर रहा है। क्योंकि केस के जस्ट 5 दिन बाद ही जो क्राइम सीन था उससे 20 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल ने कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करवा दिया। आमतौर पर तो ऐसा होता है ना कि क्राइम सीन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि संजय रॉय पक्का किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज संजय रॉय को बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। फिर मेरा एक आप सभी लोगों से सवाल है, आपको क्या लगता है भारत देश में, इंडिया में लड़कियों की, महिलाओं की कितनी इज्जत होती है? आइए आपको लेकर चलता हूँ बंगाल की धरती में, जहाँ पर महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। जी हाँ, ये वहीं का केस है और अगर आप उस पूरे केस को विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे तो शायद आपकी रूह कांप जाए। 36 घंटे लोगों की जान बचाने के बाद उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर, मर्डर। दिस वीडियो नीड्स अ रियल अटेंशन। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग, बहुत सारे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चाहते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो नेशनल न्यूज़ बने या वो हेडलाइंस बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए या किसी अखबार की न्यूज़ की भीड़ में कहीं छोटी सी न्यूज़ बन के दब के कहीं खो जाए। क्योंकि आज हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने शायद पूरे देश के डॉक्टर्स को, पूरे देश की महिलाओं के सभी होप को खत्म कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 हुनीरा होशियार, होशियार, होशियार। मैं अस्तित्व गुप्ता बंगाल सरकार के सामने, बंगाल की पुलिस के सामने, इवन पूरे देशवासियों के सामने, आप सभी लोग के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ जिससे शायद ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इस केस में मेजर टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस हुए हैं, किए गए हैं। इस पूरे केस को समझने से पहले चलिए थोड़ा सा समय से पीछे चलते हैं। अगल बात है 9 अगस्त 2024 की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय फीमेल डॉक्टर का उसी हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। सच कहूँ तो उस पीजी डॉक्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, फ्रॉम हर माउथ एंड फ्रॉम हर प्राइवेट पार्ट्स, वो भी बिना किसी कपड़ों के। जिस रात इस घटना को अंजाम दिया गया उस रात उसी डॉक्टर की उसी हॉस्पिटल में 36 घंटे की नॉन स्टॉप ड्यूटी लगी थी, जिसमें एक तरह से देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली 36 घंटे डे एंड नाइट डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल में फॉर पेशेंट की इमरजेंसी के लिए, उनकी केयर के लिए हॉस्पिटल में रुकना होता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार रात 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और ठीक जस्ट आधे घंटे बाद यानी रात को 11:30 बजे उसी रास्ते से वो शख्स सेमिनार हॉल से बाहर वापस जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक जस्ट 1 घंटे 20 मिनट बाद यानी 9 अगस्त 2024 रात 12:30 बजे वही फीमेल पीजी डॉक्टर अपने हाथ में लंच लिए अपने 4 जूनियर साथी के साथ सेमिनार हॉल में जाती है डिनर करने, और उनके सभी साथी रात को खाना खाते खाते नीरज चोपड़ा का मैच अपने फोन में देख रहे थे। और उसके जस्ट 2 घंटे बाद यानी रात को 2:30 बजे वही 4 जूनियर साथी सेमिनार हॉल से डिनर फिनिश करके बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। 36 घंटे की बहुत ज़्यादा टाइट ड्यूटी के बाद वो फीमेल डॉक्टर ने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं उसी सेमिनार हॉल में, और वो डॉक्टर वहीं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। और ठीक 1 घंटे 30 मिनट बाद यानी सुबह 4 बजे एक शख्स उसी सेमिनार हॉल में अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, जिस सेमिनार हॉल में वो फीमेल पीजी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। ठीक 37 मिनट बाद यानी 4:37 में वो शख्स उस फीमेल डॉक्टर का रेप करके, उसका मर्डर करके
वहां से उसी कॉरिडोर से वापस जाता हुआ दिखाई देता है। फीमेल पीजी डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास ऐसे ही पड़ी हुई थी, जिसकी बॉडी से पूरे कपड़े गायब थे और बगल में थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे। उसकी हेयर क्लिप, उसका टूटा चश्मा सब बगल में पड़ा हुआ था और शरीर का शायद ही कोई अंग ऐसा बकाया होगा जिसमें दरिंदगी की दास्तान शायद खून से ना लिखी गई हो। दोनों आंखों समेत पूरी बॉडी से बहता खून चेहरे से लेकर के प्राइवेट पार्ट्स तक किसी भी अंग को नहीं बख्शा गया था। और देखते ही देखते सेमिनार हॉल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। माना कि डॉक्टर्स का दिल मजबूत होता है क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ऐसा है, लेकिन वहाँ जो मंजर था, उस बॉडी की जो कंडीशन थी, शायद वहाँ कोई भी व्यक्ति उस मंजर को देखने के लिए बना ही नहीं था। बात है सुबह 7:30 बजे की। फीमेल पीजी डॉक्टर की बॉडी को डिस्कवर किया गया, लेकिन उस बॉडी को सबसे पहले किसने देखा इसकी खबर अभी बाहर नहीं आई है। काफी समय तक इस चीज को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये घटना उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंचती है तो उस आरजीकर के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसने बेहद ही शर्मनाक हरकत की। थोड़ा रुकने के बाद सुबह 10:30 बजे उस प्रिंसिपल ने अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से उस फीमेल लेडी डॉक्टर के घर कॉल करवाया और उस फीमेल डॉक्टर के पेरेंट्स से ये कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप लोग फटाफट से हॉस्पिटल में आ जाइए। और इसके बाद वो परेशान माता पिता दोबारा से उसी नंबर पे कॉल करते रहे, लेकिन वहाँ पर किसी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर जस्ट 15 मिनट बाद प्रिंसिपल ने उस डॉक्टर के पेरेंट्स के घर पे कॉल करवा के ये कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जबकि 12 घंटे पहले यानी कि 8 अगस्त रात 11:30 बजे उस फीमेल डॉक्टर की अपने पेरेंट्स से बात हुई थी और उसने बहुत अच्छे से बात की थी। से हालचाल लेने के बाद उस फीमेल डॉक्टर ने अपने पेरेंट्स से बताया कि ठीक है मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे वार्ड में राउंड लगाने जाना है। और अगर इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचे तो प्रिंसिपल ने 15 मिनट में 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स क्यों दी? क्या साजिश रचने की तैयारी उसी 15 मिनट से शुरू हो गई थी, या फिर यह इस पूरे षड्यंत्र का पहला कदम था? अब जरा एक पॉइंट और समझिएगा। विक्टिम की बॉडी मिली सुबह 7:30 बजे, लेकिन उनके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? ठीक 3 घंटे बाद, यानी सुबह 10:30 बजे। और जब इसके बाद उनके पेरेंट्स जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे तो सेमिनार हॉल के बाहर उनके पेरेंट्स को 3 घंटे इंतजार और करवाया गया। उनको उनकी बेटी को एक बार भी देखने तक नहीं दिया गया। वो पेरेंट्स रोते रहे, बिलखते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने उन पेरेंट्स की एक भी ना सुनी। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और 3 घंटे बाद जब उस पेरेंट्स को अंदर भेजा गया तब शायद उस डेड बॉडी की हालत कुछ ऐसी थी कि उस हालत में कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को, अपने बच्चे को नहीं देख सकता है। सर से लेकर के पांव तक जख्म ही जख्म, इवन जो पैर थे वो बिल्कुल राइट एंगल में, जो कमर की सारी हड्डियां थी वो सब टूट चुकी थी। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। इवन मुझे तो इमेजिन करने में भी बहुत भयंकर मंजर लग रहा है। वो कमर की सारी हड्डियां टूटी, रिबकेज टूटे, हाथ पैर सब टूटे, उंगलियां तक तोड़ दी गई बिल्कुल, और रिबकेज बिल्कुल टूटा, और जो कॉलर बोन होती है ये वाली पूरी क्रश कर दी गई थी। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसको देख करके कोई भी 100% श्योरिटी के साथ कह सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन ये चीज़ हॉस्पिटल वालों को नहीं दिख रही थी। हॉस्पिटल तो बल्कि इस केस को सुसाइड का टैग लगा के रफा दफा करना चाह रहा था। यहीं से इस घटना का पहला लूप होल निकल के आता है। जब ये क्लियर एंड कट मर्डर एंड रेप केस था तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया? एक दूसरी चीज़, उनके पेरेंट्स जब हॉस्पिटल में आ चुके थे फिर क्यों उनको 3 घंटे इंतजार करवाया गया? क्यों उनको उनकी बेटी की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई? क्या अंदर हॉस्पिटल वाले कुछ छिपा रहे थे, या वो 3 घंटे में अंदर एविडेंसेस को खत्म किया जा रहा था? तीसरी सबसे शर्मसार कर देने वाली बात, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना किसी ऑटोप्सी किए, बिना किसी मेडिकल प्रूफ्स के ये जजमेंट पास कर दिया कि उस फीमेल डॉक्टर को साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस है जिस वजह से उसने सुसाइड किया है। आखिर क्यों प्रिंसिपल को इतनी जल्दी जजमेंट पास करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या इसमें हॉस्पिटल के और भी लोग शामिल हैं जिसे बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी इस केस को दबाने की और उसके सभी एविडेंसेस को मिटाने की। और फिर जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल के अदर स्टाफ तक पहुंची और भी डॉक्टर्स के कानों में जैसे ही पड़ी, वो डॉक्टर्स, वो सारा स्टाफ तुरंत इसके अगेंस्ट हो गया और वो प्रोटेस्ट पर उतर आए। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब।
फिर धीरे धीरे ये खबर ऑल ओवर इंडिया फैल गई और सोशल मीडिया के थ्रू एकदम से वायरल हो गई। और जब इतना कुछ बिगड़ ही गया था तो पोस्टमार्टम होने से भला कौन रोक सकता था। तो जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, उन रिपोर्ट्स ने सबके दिल दहला दिया और इस केस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स ने यह साफ साफ क्लियर कर दिया था कि उस फीमेल पीजी डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, उसको बहुत गंदी तरह से मारा गया है। शी वॉज ब्रूटली रेप्ड। रिपोर्ट्स ने यह साफ साफ क्लियर कर दिया था कि ये किसी भी एंगल से 0.001% भी सुसाइड केस नहीं है। और रिपोर्ट्स के आने के बाद जैसे ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि संजय रॉय नाम का व्यक्ति सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर गया है और 37 मिनट बाद उसका रेप करके, उसको मर्डर करके वहाँ से वापस बाहर आया। वो कहावत आपने सुनी है ना कि चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, चोरी करते वक्त वो कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ ही देता है। सेमिनार हॉल के अंदर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला और ब्लूटूथ हेडसेट को जैसे देखा गया और वो संजय रॉय का फ़ोन देखा गया, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो गया उससे। और अब ये प्रूफ हो चुका था कि 10,000% यही पर्सन कल्प्रिट था। पुलिस ने उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया और एक बात आपको मालूम है, उसने अपना क्राइम तुरंत कबूल भी कर लिया। मतलब आप सभी लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये संजय रॉय व्यक्ति है कौन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये संजय रॉय के कनेक्शंस ना ही किसी हॉस्पिटल से हैं, ना ही हॉस्पिटल के कोई भी स्टाफ से है, ना ही कोई मेडिकल पर्सनल से है। उसका उस हॉस्पिटल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। बेसिकली 2019 में कोलकाता पुलिस के वेलफेयर सेल में ये व्यक्ति रॉय जो है ऐसा सिविक वॉलंटियर काम करता था। आपको बता दूं, ये सिविक वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस की छोटी मोटी बेसिक हेल्प्स कर दिया करते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह हो गया, इस टाइप की। लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय रॉय पुलिस की टी शर्ट पहन के घूमा करता था और अपने बाइक के नंबर प्लेट में भी पुलिस का टैग लगाए हुए था। पुलिस की टी शर्ट पहन के बेवजह हफ्ता वसूली करना, गुंडागर्दी करना, ये सब वो आमतौर पर किया करता था। फिर यहाँ से एक सवाल और निकल के आता है, जब पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग आवर्स के एंट्री नहीं मिलती है तो ये इस अनजान व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के, वो भी सुबह 4 बजे आखिर एंट्री दी किसने? गार्ड्स ने। आखिर उसे रुका क्यों नहीं? और एक बात और, जब ये चीज़ पूरे देश में फैल चुकी है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है, सभी लोग प्रोटेस्ट पर भी उतर आए हैं, इसके बावजूद भी अंदर की सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं की जा रही? ट्विटर पर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि जहां पर क्राइम सीन हुआ है उससे 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर दिया गया। बोलून सुन बल्कि पुलिस सामने बैठी और वो देख रही है, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम हुआ है। आमतौर पर जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ की दूर दूर तक के टाइम मीटर की जो जगह है पूरी तरह से सील कर दी जाती है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ये जानते हुए भी कि यहाँ इतना बड़ा क्राइम सीन हुआ है, उसके जस्ट बगल में आकर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने की परमिशन उन्हें दी किसने? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंसेस, ताकि ये लोग सारे प्रूफ जो है खत्म कर सकें। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, संजय रॉय का कोई ये पहला क्राइम नहीं है। जिस दिन ये क्राइम हुआ है उससे 6 दिन पहले ही एक फीमेल डॉक्टर ने कंप्लेन रजिस्टर की थी कि उसको मिसबिहेव करता, उसको परेशान करता है, और इस पर भी पुलिस ने क्या एक्शन किया? नो एक्शन एट ऑल। और इससे भी पहले एक महिला ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और उस लेडी की ये एलिगेशंस थे कि उस रॉय ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ही दवाइयाँ लेने के बहाने उस लेडी से कांटेक्ट किया था और फिर प्रिस्क्रिप्शन से उसका नंबर निकाल के उसको कॉल करता था, बहुत गंदी अब्यूजिंग वगैरह करता था, उसको हैरेस करता था और धमकियाँ देकर के उसको मिलने के लिए बुलाया करता था। और अगेन इस पर भी वहाँ की पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब संजय रॉय को अरेस्ट किया गया तब उसके फ़ोन से पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला। यू नो पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्या होता है? चलिए मैं आपसे ओपनली एक चीज़ बताता हूँ। एक होता है कि एक नॉर्मल पॉर्न वाली वीडियो है, एक होता है कि ब्रूटल वाली। तो वो ब्रूटल वाली मिली और ये नेचुरल सी बात है, जब आप कोई चीज़ को बार बार देख रहे हो तो वो चीज़ें हावी होने लगती हैं दिमाग में। फिर कोई भी पर्सन को, बाहरी पर्सन को आप देखोगे तो वही चीज़ आपको करने का मन करेगा। ये साइंस है, ये तो विज्ञान है। वो कंटेंट उसके फ़ोन से मिला। जब वही आदमी पहले भी सेम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी कर चुका है, इवन उसकी हिस्ट्री भी कुछ खास अच्छी नहीं है और पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लग चुके हैं, फिर भी उस पर पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पुलिस प्रशासन कुछ बड़ी वारदात के होने का इंतज़ार कर रही थी, जो शायद हो भी गया? और यहीं से एक सवाल और निकल कर आता है, जब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा लाइक सीरियल ऑफेंडर है, इसकी हिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी इसको एक सिविक वॉलंटियर आखिर किसने बनाया? और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जिसको सुनने के बाद शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए।
जब प्रोटेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स लोग सभी लोग जब रोड पर उतरे तो अचानक से हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। बंदे गाड़ियों में भर करके उन प्रोटेस्ट पर अटैक करने आए। वो बंदे कहां से आए, वो बंदे किसने भेजे? और अब अस्तित्व गुप्ता समेत ये पूरा देश देखना चाह रहा है कि आखिर इस केस में किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है? क्या संजय राय को सिर्फ पुलिस के सामने बलि का बकरा बना करके पेश करके बाकी सारे रेपिस्ट को बचाया जा रहा है? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जिस ब्रूटैलिटी के साथ उस फीमेल डॉक्टर का मर्डर एंड रेप हुआ है, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया क्राइम हो ही नहीं सकता है। इसमें मल्टीपल लोग शामिल हैं। तो फिर एक सवाल और निकल कर आता है कि आखिर बाकी रेपिस्ट कहाँ हैं? क्या वो आज भी ऐसे ही ओपन सड़कों में खुले घूम रहे हैं? और अगर देखा जाए तो जब कभी भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो हमारी सोसाइटी जो है वो उस विक्टिम को ही दोषी ठहराने लगती है। समय के अतीत में चलते हैं, जो निर्भया वाला केस था उसमें मैक्सिमम लोगों के इतने गंदे रिस्पॉन्स थे, इतने गंदे लोगों ने कहा था कि छोटे कपड़े पहने थे क्या, रात को बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी और किससे कैसे क्या बातें कर रही थी वो। उन सभी निकम्मों से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें डॉक्टर कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थी बल्कि अपने सफ़ेद कोट में थी, कहीं बाहर रात को नहीं घूम रही थी बल्कि अपने हॉस्पिटल में अपनी वर्क प्लेस में थी, कहीं बाहर कोई पार्टी नहीं करने गई थी बल्कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आई थी। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, सिर्फ एक छोटा सा सवाल। आप जब सुबह 10 बजे बाहर निकलती हैं और जो नज़रें आपको देख रही होती हैं, और वहीं आप जब रात को 11 बजे 10 बजे रात को बाहर निकलती हैं और फिर वही नज़रें आपको देख रही होती हैं, तो क्या सुबह 10 बजे जो नज़रें देख रही थी उनके इंटेंशंस अलग होते हैं और रात को उन्हीं नज़रों के, उन्हीं सेम नज़रों के इंटेंशंस क्या अलग हो जाते हैं? नहीं। इसका मतलब कि जो जैसे इंटेंशन से वो सुबह भी वही रहेंगे, वो रात को भी वही रहेंगे। इट मीन्स कि इसमें समय की कोई गलती है ही नहीं। जो गंदी नज़रें हैं वो हर एक समय हर एक लड़की को उसी गंदी नज़रों से देखेंगी। ख़त्म करना है तो हमें इस गंदी नज़र वालों को ख़त्म करना है। और सच बताऊं तो मोमबत्तियां जलाने से अब कुछ नहीं होने वाला। मर्दांगनी पे साला धब्बा है मोमबत्तियां जला के घूमना, ऐसे रैलीज निकालना। असली मर्द तो साले वो थे जो पूरी लंका जलाए आए थे। असली मर्द वो थे जो उन्होंने महाभारत में खून की नदियाँ बहा दी, सिर्फ औरत की इज्जत पे हाथ डाला था। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपका सच में खून खोल रहा है ना, अगर आप सच में आपके अंदर मर्दांगनी जिंदा है, मर्दांगनी सिर्फ मर्दों में नहीं होती है, अगर आपके अंदर सच में इंसानियत है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। तो ये आवाज़ बिल्कुल भी दबनी नहीं चाहिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए और #जस्टिस फॉर निर्भया 2 एक नहीं बल्कि 10-10 बार आप कमेंट करिए उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करके हर जगह सभी ग्रुप्स वगैरह में, स्टेटस वगैरह में, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए ताकि उसके जस्टिस मिलने में आपका योगदान भी हो। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।